अभी वही वन पेजर पॉलिसी भी ऐसा कोई है सर, इसमें डिटेल वगैरह एक वन पेज पे ही हो। मैं मेल कर देता हूँ, निकाल दीजिएगा फिर थोड़े समय में एक बार। कोई नहीं, मैं मेल आई आपको दे देता हूँ, तो उसे भेज देना। गुड मॉर्निंग यार, मैं सत्येंद्र वर्मा हूँ, एरिया मैनेजर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रोहतक से। आप लोग को बेसिक अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉर्गेज प्रोडक्ट, यानी होम लोन्स क्या है। होम लोन आई होप कि एक जनरल आइडिया आप लोग को होगा कि होम लोन क्या हम देते हैं, किस कस्टमर को ऑफर करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होता है ना। तो होम लोन में मैं जो बेसिक कवरेज करना चाह रहा हूँ अपने सेशन में, वो बेसिक जो हम कवर करेंगे, एक तो प्रोफाइल कवर करेंगे, होम लोन में क्या प्रोफाइल हम चूज करते हैं। सेकेंडली जो सरोगेट्स होते हैं, बैंक जो लोन बनाते हैं, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कस्टमर्स को लोन ऑफर करते हैं, वो किस प्रोडक्ट के तहत में लोन को अप्रेज करते हैं, वो करेंगे। और इसके अलावा प्रॉपर्टियों के बारे में और लीगल टाइटल, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, वो मैं आपको 4-5 हमारे बेसिक सरोगेट्स होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो अभी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, कि जो कंपनी है बेसिकली क्या करती है, क्या डील करती है। हो सकता है कई लोग नए हों, कुछ लोग को पता भी है। तो बेसिक हमारा पॉइंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी कंपनी का हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं या जिस कंपनी के कॉन्सेप्ट को हम आगे कस्टमर को देना चाहते हैं, वो हमारे को पता होना चाहिए। समवेयर कस्टमर अगर हमारे को राइज करता क्वेरी, तो हम उसका सेम टाइम उसको जवाब दे सकें, राइट। तो लेट्स सी स्टार्ट माय सेशन अबाउट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बेसिक क्या है कि ये दिस इज द प्रमोटेड कंपनी बाई पंजाब नेशनल बैंक, राइट। ये प्रमोटेड कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक की। पीएनबी बैंक इटसेल्फ अ बैंक एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इटसेल्फ एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं, जो कि बैंकिंग के अलावा अदर काम होते हैं, वो एनबीएफसी के अंदर में आते हैं। तो एनबीएफसी में बेसिकली हम फाल करते हैं पीएनबी हाउसिंग। अगर हम जर्नी की बात करें, पीएनबी हाउसिंग की स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो स्टेक होल्डर्स में हमारे पंजाब नेशनल बैंक हमारा स्टेक होल्डर है, कार्लाइल ग्रुप है यूएस की कंपनी है, वो हमारा स्टेक होल्डर है। तो ओवरऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल है, ठीक है। यानी हमारे पास पब्लिक लिमिटेड बैंक्स है और हमारे प्राइवेट लेंडर कॉर्पोरेट हाउस है। तो पीपी मॉडल बेसिकली होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर पूछता है कि पीएनबी बैंक से आप लोन दोगे या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से दोगे, तो आप बोलोगे कि सर वी आर फ्रॉम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, नॉट फ्रॉम द बैंक। लेट्स सी, ये जरूर क्लियर करना जरूरी है कस्टमर को। कल को वो पीएनबी बैंक में चला जाएगा तो आपकी डील लूज हो जाएगी, है ना। तो आप ये बता के चलोगे जी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से हम बात कर रहे हैं। कस्टमर पूछता है क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप बता देंगे दिस इज अ सब्सिडरी कंपनी एंड प्रमोटेड कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक विच स्पेशली डील्स इन मॉर्गेज लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस लोन में डील करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप उनको बता दोगे। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली क्या काम करती है, ये काम करती है मॉर्गेज एंड डिपॉजिट्स। हमारे पास दो काम है, एक है मॉर्गेज करना यानी लोन देना, दूसरा क्या है डिपॉजिट लेना, ठीक है। एनबीएफसी का जो बेसिक काम होता है मॉर्गेज एंड डिपॉजिट, ठीक है। तो हमारे पास में मॉर्गेज का भी प्रोडक्ट है प्लस हमारा डिपॉजिट का भी प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। तो ये हम दो काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि जो बेसिक हमारे पीएनबी हाउसिंग जो लोन देती है वो किस तरीके से देती है, वो आपको समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डिवीजन होता है होम लोन का, है ना, होम लोन। अब इस होम लोन के अंदर में बेसिक अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या स्कीमें आती हैं, है ना। स्कीम भी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या स्कीम करते हैं। एक होता है होम लोन परचेज। अगर कोई बिल्टअप प्रॉपर्टी ले रहा है तो होम लोन परचेज होगा। प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, ओनली प्लॉट परचेज। सेल्फ कंस्ट्रक्शन,
आई होप कि ये बेसिक एलिमेंट्री चीज आपको पता होगा ना, हाउसिंग लोन क्या होता है, आई होप पता होगा सबको, ठीक है। होम लोन रीफाइनेंस प्लस प्लॉट रीफाइनेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें HL इम्प्रूवमेंट, मोटा मोटा हम एक आइडिया दे देते हैं आपको कि बेसिक स्कीमें होती हैं। बेसिक क्या होता है, कोई भी बैंक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन करता है। कॉन्सेप्ट मीन्स कि हमने अपने सर्विस को किस तरीके से कस्टमर को देना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको स्कीम को ऑफर करेंगे, राइट। अब बेसिक बात होती है कि होम लोन परचेज बेसिकली होता क्या है। मैं तो छोटी सी चीज आपको क्लियर करूंगा, हो सकता है कई लोगों को चीजें पता भी होगी, बट पता है तो वो रिवाइज भी हो जाएंगी। अगर मेरी तरफ से कोई ऊपर नीचे होता है तो मेरे को बीच में रोक दीजिएगा, राइट। उससे मेरे को भी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं होम लोन परचेज केस। होम लोन परचेज बेसिकली होता क्या है, सपोज कोई बिल्टअप प्रॉपर्टी है या कोई हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर का मकान है, हुड्डा के अंदर का मकान है, किसी बिल्डर के का जो फ्लैट है या मकान है, वो बनी बनाई प्रॉपर्टी को कस्टमर खरीदना चाहता है, ठीक है जी। तो उसको हम होम लोन परचेज में देते हैं, ठीक है। मैं एक बार स्कीम डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन साथ के साथ बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस स्कीम में क्या डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, राइट। तो होम लोन परचेज में सिंपल सी चीज है कि कोई बिल्टअप हाउस है वो खरीदने के लिए हम देंगे उसको लोन, ठीक है। मिनिमम जो प्रॉपर्टी एरिया है, जो बिल्टअप हाउस का एरिया होना चाहिए, है ना। अब ये भी पॉइंट है कि भाई बिल्टअप परचेज तो मिलेगा, लेकिन हम कितने गज का मकान कम से कम फंडिंग करेंगे, राइट। तो ये एक जनरल आइडिया आप लेके चलिए कि कम से कम जो बिल्टअप हाउस होना चाहिए अपने पास में, वो कम से कम उसका जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो छत है ना, कारपेट दो तरीके से हो सकता है, एक तो फ्लोर हो सकता है, एक आपका छत हो सकता है ना। एक प्रॉपर्टी एरिया होता है कि भाई प्रॉपर्टी कितने गज की है। आई होप कि ये छोटी सी चीजें पता होगी, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर, है ना, जो एक एरिया मेजरमेंट का पैरामीटर है कि कितने गज की प्रॉपर्टी है या कितने स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, कितने स्क्वायर यार्ड में है या कितने कनाल का है ना। ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है, अगर किसी को नहीं पता है तो 2 मिनट लगा के गूगल पे R&D कर लेगा। एक कनाल में कितना क्या विस्वा होता है, एक विस्वे में कितने का एरिया क्या, स्क्वायर मीटर क्या होता है, वो आप उससे देख लीजिएगा, है ना। अगर उस पर जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे पास टाइम कम होगा, आप लोग को जल्दी फिल करना है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या होता है होम लोन परचेज में, हमारा जो एरिया है, मिनिमम एरिया हम पकड़ के चलते हैं, एक रफ हमें पता होना चाहिए कि कम से कम प्रॉपर्टी हमारी मौके पे जो है एरिया जो है 25 गज की कम से कम आए, मिनिमम एरिया जिसका हम इजीली लोन फंड कर सकते हैं। 25 गज की जमीन हो, तो जब 25 गज में कितना हमारा कारपेट एरिया बना होना चाहिए, पॉलिसी हमारी ये कहती है कि जो मिनिमम जो कारपेट एरिया हो, है ना, कारपेट एरिया में हमारा हो सकता है उसमें, देखिए होम लोन किसको बोला जाता है बेसिकली, अगर वहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट बनी है, एक कमरा है, एक लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, ठीक है, तो वो उसको हम होम लोन में ट्रीट कर सकते हो। यानी जो कवरेज है मोर देन 70% होना चाहिए। अगर 25 गज का अगर आपका सपोज प्लॉट है तो उसके ऊपर में 70% एरिया कवर्ड होना चाहिए, तभी आप उसको होम लोन में बुक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने देखा अच्छा कि एक कमरा बनाया है, कोई बात नहीं, इसको होम लोन दे देते हैं, नहीं, 70% एरिया आपका कारपेट एरिया होना चाहिए मौके पे कंस्ट्रक्टेड, तभी आप उसको होम लोन दे सकते हैं। क्लियर हो गया? 70% आपने ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है 200 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा, यानी 200 स्क्वायर मीटर का जो कारपेट एरिया की बात हम करते हैं, है ना, 200 स्क्वायर मीटर तक का है तो आप उसको होम लोन में इजीली बुक कर सकते हो, उसको फाइनेंस दे सकते हो, ठीक है।
अगर इससे कम है या उसमें डेविएशंस है तो ऐसी फाइल जब आप पिकअप करो तो लेट्स डिस्कस विद अस। तो आप बैंक उस पर्टिकुलर बैंक से डिस्कस कर लोगे कि सर हमारा कारपेट एरिया ये आ रहा है। आप जब रजिस्ट्री पढ़ोगे ना उसमें मेंशन होता है कितने गज का हमारा प्रॉपर्टी आ रहा है, या हो सकता है छोटी प्रॉपर्टी खरीदने वाला हमारा बेसिकली कौन सा व्यक्ति होगा जो बड़ा ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, लोअर इनकम ग्रुप वाले होंगे, है ना, ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी में फॉल करने वाले होंगे जो बेसिकली इसके अंतर्गत में खरीदेंगे। ठीक है जी। अब जो होम लोन परचेज है उसके बीच में क्या होता है, बेसिक हमने बिल्टअप परचेज को ले लिया। हमारी जो पीएनबी हाउसिंग स्कीम की जो सबसे अच्छी यूएसपी है, जो आई होप कि इस मार्केट के अंदर में नहीं कोई बैंक फंड करता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप कस्टमर को बताओगे तो वो जरूर आपकी बात सुनेगा, वो लेगा आपसे लोन, राइट। हम क्या करते हैं बेसिकली कि सपोज 2-3 चीजें होती हैं पूरे गैमेट के अंदर में, पूरे लोन स्ट्रक्चर में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। एक क्या होता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू, है ना, एलटीवी। दूसरा क्या होता है फोयर, FOIR, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, है ना। तीसरा क्या होता है हमारा एलटीवी हो गया, फोयर हो गया। उसके बाद तीसरा क्या होता है, पता है किसी को? नहीं, चलो देखो क्या होता है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू क्या होता है, एक होता है जिसको बोला जाता है MV, मार्केट वैल्यू, है ना, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू। एलटीवी का मतलब क्या होता है लोन टू वैल्यू, है ना। हर बैंक क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी वैल्यू में क्या कंसीडर किया जाता है, पता किसी को? हाँ जी, जो प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू होती है, हाँ चेक की जाती है उसमें। ठीक है, मार्केट वैल्यू, चलिए कहीं तक तो पहुंचे हैं, अच्छी बात है। देखिए एलटीवी क्या होता है बेसिकली कि हम प्रॉपर्टी की लेते हैं, है ना। अब उसमें उस प्रॉपर्टी की लैंड रेट होगा, है ना, अगर बिल्टअप है तो उसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू होगी, है ना, यानी लैंड रेट, कंस्ट्रक्शन वैल्यू, और 2 चीज और होती है, एक होता है गवर्नमेंट सर्कल होता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट सर्कल रेट जो होता है कलेक्ट्रेट रेट जिसको आम भाषा में बोला जाता है, प्लस उसकी मार्केट वैल्यू, यानी जो मार्केट में क्या रेट है उस लोकेलिटी के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू उस हिसाब से निकलता है। क्लियर हो गया? यानी जो हमारा गवर्नमेंट सर्कल रेट है, सपोज 10,000 का गवर्नमेंट सर्कल रेट है, बट उसकी मार्केट वैल्यू तो 30,000 का है ना, तो 20 गज की प्रॉपर्टी हुआ, 30 गुणे 20 किया, कितना हो गया मोटा मोटा हम पकड़ के चलो, सपोज 6 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, है ना, 6 लाख की प्रॉपर्टी हमारी हो गई, बट हम अगर गवर्नमेंट सर्कल रेट के हिसाब से चलते तो 10 गुणे कितना करेंगे, 6, यही हुआ ना। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है जो मार्केट वैल्यू होगी हमेशा हायर होगी, किससे? आपकी एलटीवी से। एलटीवी क्या होता है होम लोन में 80%, ठीक है, 80% लोन टू वैल्यू। कितने अमाउंट तक का? 30% तक की एलटीवी कितनी होगी? 80%। 30 लाख से ऊपर के लोन की अगर आप बात करेंगे वहां पे एलटीवी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी 75%, ठीक है। लोन टू वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन लोन अमाउंट। एक तो हो गया एलटीवी, दूसरा हो गया मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होगा, प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यूएशन आएगी वो आपकी मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा क्या होगा, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक क्या होगा कि हमारा जो एग्रीमेंट बनता है, जैसे हम कोई सौदा खरीदने जाते हैं, कोई मकान खरीदने जाते हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी देखनी होती है कि भाई गवर्नमेंट सर्कल रेट तो 10,000 का है बट मार्केट वैल्यू 30,000 की आ रही है, तो गवर्नमेंट सर्कल रेट के हिसाब से हमने रजिस्ट्री करानी होती है, राइट। अब गवर्नमेंट सर्कल रेट मान लीजिए 10,000 है और हमारा 60 गज का मकान है, 10,000 गुणे 60 करेंगे कितना हो गया मोटा 6 लाख रुपए हो गए अपने हाथ में। तो 6 लाख का हम क्या करेंगे, फंड कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का 90%। क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितना हो गया हमारा, 6 लाख रुपए। रजिस्ट्री बंदा कितने का कराएगा, 6 लाख का तो कराएगा कम से कम ना, गवर्नमेंट सर्कल रेट जो है उसको पकड़ के चले, तो 6 लाख की रजिस्ट्री कराएगा। 6 लाख का 90% हमने कितना किया, निकल के आया 5,40,000 रुपए। यानी पहला हमारा जो फंडिंग का नॉर्म्स बन गया 5,40, हम उसको किस हिसाब से दे सकते हैं, सीओपी के हिसाब से, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आई हमारी, 6 लाख रुपए। एक लोअर हो गया 5,40, एक 6 लाख हो गया। तीसरा क्या हो गया, उसकी जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू कितने परसेंट फंड किया हमने, 80%। 6 लाख का 80% कितना हुआ हमारा, 480।
अब इन तीनों में से जो लोअर होगा, है ना, इन तीनों में से जो लोअर होगा उसको बैंक फंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा 480 जो हमारा निकल के आया वो क्या हो गया, सबसे लोअर हो गया। यही हुआ ना, 480 हमारी मार्केट वैल्यू कम आ गई। तो इन तीनों में से यानी जो रजिस्टर अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, एलटीवी जिसको मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और हमारा जो टोटल प्रॉपर्टी की डील एग्जीक्यूशन है, 3 कैटेगरी बेसिक होती है। तीनों में से जो लोअर होगा हम उसके हिसाब से उसको फंड दे देंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, हमारी जो यूएसपी है वो है 200% की, 200%। ये आपको कैसे समझ में आएगा? सपोज कस्टमर कहता है कि मैं बाबूजी रजिस्ट्री 6 लाख की ही करूंगा, 6 का हमने 90% किया, 540 आ गया। बस कस्टमर कहता है मेरे को तो लोन चाहिए जो है 11 लाख रुपए। कैसे दे पाओगे आप कहोगे जी मिल ही नहीं सकता, रजिस्ट्री को 540 दे दिया मैंने, अब बाकी कहाँ से दूँ आपको? तो आप उसको मना नहीं करोगे, बोलोगे सर हमारे पास एक स्कीम है जिसमें हम आपको 200% की फंडिंग कर सकते हैं। वो बोलेगा कैसे कर सकते हैं? आपने बोलना है सर जितने की आप रजिस्ट्री कराओगे ना उसका तो हमने 90% आपको दे दिया। अब कंडीशन क्या होती है बैंक की कि आपकी जो मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हायर साइड होना चाहिए, है ना, तभी आप दोगे। सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख, बट बंदा रजिस्ट्री करा रहा है 10 लाख की, 10 लाख का 90% किया, 9 लाख रुपए दे दिया, बाकी बच गया कितना हमारे पास? 9 लाख रुपए उसको देने के लिए, है ना। 9 लाख रुपए उसको क्या करोगे आप उठा के? दोनों ऑप्शन हमारे पास है। आप चाहो तो सेलर के नाम भी चेक बना सकते हो और हमारे कस्टमर यानी जो हमारा एप्लीकेंट है उसके नाम भी चेक बना सकते हो। वो ऐसा क्यों लोग करते हैं, क्यों प्रिफर करेंगे इसको? जिनको स्टैम्प ड्यूटी बचानी होती है ना। अब जैसे स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेस होते हैं, वीमेंस के नाम कितने होते हैं? 5% के चार्जेस प्लस टैक्सेस। मेल के नाम अगर रजिस्ट्री हो रही है 7% स्टैम्प ड्यूटी प्लस चार्जेस, है ना। कोई भी बैंक स्टैम्प ड्यूटी को फंड नहीं करता है। इट्स योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज। अगर कस्टमर आपसे कहता है कि सर मेरे को ना स्टैम्प ड्यूटी भी फंड चाहिए, तो आप मना करना सर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एंड एनएचबी गाइडलाइंस नन बैंक कैन बी फंड फॉर एक्सपोजर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेड। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पेड के लिए कहीं भी कोई भी बैंक आपको फंड नहीं देगा। ये आज से 10 साल पहले ही आरबीआई ने बंद कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कभी गलती से मुंह से मत निकालना, नहीं कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएगा, भाई साहब आपने बताया था पैसे दिलाओ, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना। अब आपने मोटा मोटा समझ लिया कि 200% की फंडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये तब कर पाएंगे आप जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर साइड होगा। और किस केस में दे सकते हो? केवल होम लोन परचेज में। क्लियर हो गया। अगर कोई कस्टमर कहता है कि प्लॉट खरीदना है और मेरे को 200% चाहिए, तो आप नहीं दे सकते हो, है ना। क्यों? उस स्कीम को बोला जाता है होम लोन प्लस HIL। HIL मिक्स नहीं करेंगे हम। बेसिकली होम लोन में हमारे पास स्कीम होती है फर्नीचर एंड फिक्सर्स। देखिए सर क्या होता है, सपोज आपने घर खरीदा, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इजी होगा समझना। कि हो सकता है सपोज मैं पंडित हूँ, भाई साहब मुस्लिम है, भाई साहब पंजाबी है, या समवेयर सम कम्युनिटी बिलोंग्स, राइट। बेसिक क्या होता है, हर इंसान ना जब अपने किसी घर में जाता है या किसी घर में रहना पसंद करता है तो अपने हिसाब से उस घर को ना डेकोरेट करना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल करना चाहता है ना। सपोज हमने किसी हिंदू का घर खरीदा, मैं पंजाबी हूँ और मेरे को लग रहा है यार मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने क्या किया, उसको रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया, घर को अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो उसमें हमारे फंड्स लगेंगे, पैसे लगेंगे ना। तो उस पैसे को जो हम उसको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, वो हम उस तरीके से देते हैं 100% एडिशनल फंडिंग। यानी कस्टमर की स्टैम्प ड्यूटी भी बच गई और उसको पैसे भी पूरे मिल गए। यानी 30 लाख रुपए हमें किसी को देना है, किसी को लोन किया, बंदा कहता है मैं जो 15 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा, 15 का हमने 90% किया, बाकी पैसा उसको FNF के अंदर में दे दिया। यानी 30 लाख रुपए पूरे उसको दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया। ये FNF की स्कीम हो गई। अब सबसे जो अच्छी चीज़ है, अब इसके अंदर आपको LTV क्लियर होगी, मार्केट वैल्यू क्लियर होगी, FNF फीचर क्लियर हो गया। अब इसके साथ मैं प्रोफाइल और क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके के बंदों को आप लोन दे सकते हो, है ना। बेसिक प्रोफाइल देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है सैलरी प्रोफाइल,
दूसरा होता है SCNP एंड SCP, है ना। ये प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए हमारे को। एक होता है सैलरीड प्रोफाइल। सैलरीड प्रोफाइल कहाँ से हो सकता है? बंदा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा होगा, किसी पार्टनरशिप में काम कर रहा होगा, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम कर रहा होगा, या बंदा पब्लिक लिमिटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा होगा, है ना। दीज आर द वेरी कंस्टिट्यूशन वेयर द वन पर्सन कैन ड्रा सैलरी। क्लियर हो गया? इन सारे सेगमेंट्स के बंदे को हम लोन देते हैं, ताकि मैं अभी आपको वो सरोगेट भी बता दूंगा कौन से बंदे को पार्टनरशिप में काम करने वाला, प्रोपरेटरशिप में काम करने वाला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वालों को किस स्कीम के तहत में लोन दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी आपके पास एक ऐसा मौका है जहां कोई कस्टमर बचने वाला नहीं, अगर उसको लोन चाहिए तो हम देंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे कि हम इस सरोगेट के तहत में सैलरीड वाले सेगमेंट को देख लिए। अब हमारे पास SCNP और SCP आ गया। SCNP बंदा कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स, है ना। वो बंदे जो कि प्रोफेशनल्स नहीं है, और एक बंदा होता है कि बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना। दीज आर द वेरी कैटेगरीज ऑफ SCNP। क्लियर हो गया? अनदर हैंड वी हैव SCP। SCP मतलब हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, है ना। ये सारे प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर है, प्रोफेशनलिज्म के तहत में काम करते हैं। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सम अदर इंस्टीट्यूशन और सम पर्संस नोन एज द प्रोफेशनल गाइज, है ना। वो अपनी प्रोफेशनल चार्जेस करते हैं, प्रोफेशनल रिसीट्स जनरेट करते हैं। दीज कैटेगरी अंडर द प्रोफेशनल्स। क्लियर हो गया? तो तीन कैटेगरी हमारे पास हो गई, सैलरीड, SCNP एंड SCP, है ना। इन तीन बंदों को हम फंड करना है। अब आपको ले आता हूं कि बेयर मिनिमम सैलरी क्या होना चाहिए लोन देने के लिए, है ना। किसी बंदे की एक कैपिंग होगी ना कि भाई हम 5,000 वालों को तो लोन नहीं देंगे, एक कैपिंग होगी। तो मिनिमम जो सैलरी रिक्वायर्ड है किसी बंदे को लोन देने के लिए वो 18,000 रुपये है। ठीक है? यानी अगर किसी बंदे को हमने हाउसिंग लोन देना है तो चाहे सेल्फ की सैलरी हो, चाहे 2 बंदों की मिला के हो, चाहे 3 बंदों की मिला के हो, या 4 बंदों की मिला के हो, है ना, वो हमारे को मिनिमम 18,000 रुपये की सैलरी होगी तभी हम लोन देंगे। क्लियर हो गया? अगर इससे नीचे की सैलरी है तो वी कांट प्रोसीड अंडर हाउसिंग लोन। एक्सेप्टेबल है सर, आता हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। मेरे ट्रेनिंग के बाद आपको फिर PNB हाउसिंग में आके पूछना नहीं होगा कि सर ये फाइल कहाँ से होगी, आपको सारा जवाब आपके पास मिलेगा। ठीक है? देखो सैलरीड पर्सन की क्या होती है, हर बंदे की ना, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस बनाई है, मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा गाइडलाइंस है, वो सबके साथ लागू होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी लागू होता है। क्या होता है, हर बंदे की ना जो चीज़ें आप समझ के करोगे ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ, मेरे को मॉर्गेज करते हुए 12 साल हो गया, आई एम नाउ 35 ईयर ओल्ड। ठीक है? 12 साल मैंने मॉर्गेज किया, इससे पहले भी अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया मैंने। तो मॉर्गेज एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपको डेली सीखने को मिलता है। हर एक केस ना एक नई हिस्ट्री आपको लेके आएगा, नई स्टोरी बना के लेके आएगा। हर एक केस का नया, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना तो पोस्टमार्टम समवेयर प्रोग्नोसिस बेस पे आपको इलाज करना शुरू कर देगा। पहले 10 टेस्ट कराएगा, उसके बाद बताएगा जी कि भाई साहब इसमें यह दिक्कत परेशानी है, ये टेस्ट करा के ले आओ, फिर मैं दवाइयाँ दूंगा, बिकॉज ऑफ प्रोग्नोसिस रिपोर्ट, है ना। वो प्रोग्नोसिस करेगा, उसके बाद आपको बताएगा। बट मैं आपको अपने 12 साल का अनुभव शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि मॉर्गेज इंडस्ट्री आपको डेली कुछ सिखाती है, डेली आपको कुछ ना कुछ बताएगी। हाँ जी, इसके अंदर में ये दिक्कत है, इसमें अंदर ये परेशानी, अच्छा इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला था, है ना। तो लेट्स सी कि जो हमारे सैलरीड बंदा होता है ना, वो क्या होता है, एक उसकी सर्टेन जिम्मेदारियाँ होती है ना। सपोज मैं घर में हूँ और मेरे पास में मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे फादर मदर है, राइट। तो करने का मतलब ये हुआ, अगर सपोज मेरी सैलरी ₹1,00,000 है ना, उस ₹1,00,000 में गवर्नमेंट कहता है 60% तक की इनकम आप ले लो, यानी 60% आप अपनी किस्तों में दे दो, बाकी 40 पैसे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अगर वो दे देंगे तो आपकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी भाई साहब, है ना। कस्टमर कई दफ़े आपसे ये बात करेगा कि बाबूजी मेरी सैलरी तो ₹1,00,000 बट मैं EMI ना 70,000 भर सकता हूँ, 80,000 भर सकता हूँ। तो आप उससे ये बात करिएगा, सर
जो आरबीआई की गाइडलाइंस है ना, वो कहती है कि जी 60% से ज़्यादा हम इनकम नहीं लेंगे। फिर भी वो फोर्स करता, आपको इंसिस्ट करता, नहीं जी मेरी फोयर बढ़ा दो, एक काम करो 70% ले लो। बोलना सर कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा बैंक से, इफ़ इट इज़ एग्रीड विल गो एट सर, बट इंस्टेंटली वी आर ऑफरिंग फॉर दिस मच। क्यों? अगर सर देखो क्या होगा, कल को ना EMI नहीं आएगी ना, मैं आप ही को फ़ोन करूँगा, हाँ जी भाई साहब ये लोन की किस्तें फट गई है, लेके आओ ज़रा। फिर आप उस समय कहोगे यार एक तो नया काम मिल नहीं रहा है, ऊपर से EMI की बात और चल रही है ना। तो विल हैव द प्रोस्पेक्ट ओवर देयर कि कल को अगर आपने फोयर बढ़ा दिया किसी बंदे की, मतलब हमारी अगर आम भाषा में समझा जाए, 1 रुपये की औकात है, 1 रुपये की औकात से मैंने बोला भाई साहब 80 पैसे मेरे को दे दो, तो आप 20 पैसे में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो एज पर गाइडलाइंस। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि उसको 60% की फोयर सेट किया, 60% मतलब 1 लाख में 60,000 रुपये निकाल लिया, है ना। अब 60,000 रुपये निकालने के बाद में आपने एक सिंपल EMI कैलकुलेटर पे डाला उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, है ना। 60% फोयर लगाया, चलो बहुत जिद किया 5% बढ़ा दो, चलो मेरी डेविएशन है, मेरी अप्रूवल है, मैंने 5 और बढ़ा दी, कोई बात नहीं। 65% पे फोयर सेट किया आपने, और 65% में मोटा मोटा निकाल लीजिए 65,000 की EMI आ गई देने की, रिपेइंग कैपेसिटी 65,000 आ गई। अब वो 65,000 को आपने क्या किया, बंदे की एज देखनी है आपने कि बंदे की एज क्या है। आज के डे में सपोज एज है बंदे की 30 साल, है ना। हमारा जो एज ऑफ एंट्री क्या होता है वो भी आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। कोई भी बंदा जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल का मतलब जिसकी सैलरी आ रही है, जिसका इनकम बिजनेस इनकम है, मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या होती है, लोन्स की होती है 21 ईयर फाइनेंशियल्स की। 23 साल का बंदा जो बिजनेस क्लास का होगा उसकी इनकम कंसिडर करते हैं। सैलरीड बंदे की 21 साल होती है। और जो नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल का मतलब सपोज फादर साहब तो बड़े एज के हो गए 70 साल, माता जी भी 65 साल की होगी, अभी इनके नाम प्रॉपर्टी है, अब हम लोन कैसे करें, है ना। हमारे सामने भी चैलेंज होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है उनका ज़्यादा है, कल को वो कभी भी चल बसेंगे, तो अब प्रॉपर्टी का जो ओनर कौन बनेगा, तो बेटा बेटी या जो उनके सिबलिंग्स होंगे वो बनेंगे। तो उनको लोन स्ट्रक्चर में लेना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होगा, कल को सपोज वो तो गुजर गया, प्रॉपर्टी सनातनी धर्म को तो जाएगी नहीं भाई, जो उसका वारिस होगा वही लेगा, है ना। तो उसको हमने लोन में लिया, कल को हमारा जो लीगल सेटलमेंट होगा, लीगल हायर हमारे होंगे, उनके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी वो। क्लियर हो गया। अदरवाइज क्या होगा, कल को कोई लीगल डिस्प्यूट होगा, कोई कोर्ट केसेस होता है, कोई जुडिशियल्स के अंदर में केस चला जाता है, तो उस चैलेंजेस को आप या बैंक को बियर करना पड़ेगा कि भैया आपने किस भी आप पे लोन दिया था, आपने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी थी, है ना। तो इट्स आवर एडवाइस टू कस्टमर कि बहुत अगर हायर एज है तो समबडी हु आर जस्ट बिलोंगिंग टू द कस्टमर, रिलेशनशिप में हो। ऐसा नहीं कि ताऊ और मौसे को ले आएंगे, नहीं, उनके जो इमीडिएट सन डॉटर होंगे, डॉटर को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि उनकी शादियां होने के बाद वो अपने घर चली जाएंगी। तो हमने अगर उनके नाम लोन कर दिया, रजिस्ट्री अगर बेटी के नाम हो रहा है तो दिक्कत नहीं हमारे को, है ना। बट अगर आप कहते हो नहीं जी शादी के बाद तो बेटी चली जाएगी, किस्तें उनने भरनी है, वो बेचारे वहाँ चले गए, उनका हस्बैंड कहता ना जी ना, अब तो आपने किस्तें क्यों भरनी है, आप तो हमारे घर की बहू हैं, आप तो चलो जी छोड़ो उसको, अब किस्तें टूट जाएंगी बैंक की, है ना। तो आपने क्या करना है, हमेशा अगर ओनरशिप कोई कहते हैं कि फीमेल को लोन में ले रहे हैं और फीमेल के नाम ही रजिस्ट्री करानी है, फादर मदर लोन में आ रहे हैं या भाई लोन में आ रहा है, तो सेल डीड विल बी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ ओनली फीमेल। क्लियर हो गया। क्यों ऐसा है, उसके पीछे भी लॉजिक है, आपको बताऊं क्यों। रिकवरी किसी ने किया है आज तक? नहीं किया ना, तभी नहीं पता है, बताता हूं। देखो क्या होता है, हमारे जिम में सारे काम होते हैं, हम लोन भी करते हैं, रिकवरी भी करते हैं, कहते हैं ना कि एक समय बड़े अच्छे बन के काम भी करते हैं, और जिस समय किस्तें नहीं आती तो घर पे धमका भी के आ जाते हैं, अभी पैसे भरते नहीं तो अगले दिन तेरी ये काम से बाहर कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो बेसिक क्या होता है, जो विमेन्स होती है ना, समवेयर देखो क्या होता है, ये घर होता है ना, ये घर के साथ ना हर बंदे की एक वो जुड़ी होती है जिसको कहते हैं ना सोल जुड़ी होती है हर बंदे की।
अब उसमें देखो सर क्या होता है कि अगर कल को मान लीजिए आपका घर, आपके फादर मदर हैं, आपके सामने बिकेगा ना, बैंक नीलाम करेगा ना, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि भाई साहब ये मेरा घर नीलाम हो जाए, कभी भी नहीं चाहोगे। अगर आप अपने फादर मदर को, पेरेंट्स को मानते हो या कुछ समवेयर जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा घर बिक जाए और हम सड़क पे आ जाएं, कभी भी नहीं चाहोगे। मानते हो इस बात को? तो हमेशा जो वीमेंस होती हैं, जो महिलाएं होती हैं या लेडीज़ होती हैं, उनको लोन में क्यों मांगा जाता है? कल को अगर किस्तें नहीं भरा ना, अगर उसके घर चला जाऊंगा मैं ना, उसके घरवाली पहले तो कहेगी, रोटी पानी सब बंद कर देगी, पहले कि EMI भर के आवा इनका, मुझे नहीं पता, डंडे देगी उसको सीधे, पहले किस्तें भर, बाकी तो छोड़ दे दुनियादारी। तो इसलिए वीमेंस का क्या होता है, एक सेंटिमेंट्स होता है, ठीक है? सेंटिमेंट्स पे लोन हो जाता है सर। हैं? सेंटिमेंटल मैं आता हूँ, उस पर भी बताऊँगा। अभी आज हमारा वैसे ऑफिशियली हॉलीडेज होता है। PNB हाउसिंग आपको बता देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे को हमारा वीकली ऑफ होता है, मतलब हमारा कैलेंडर ऑफ होता है, हमारे ब्रांचेस नहीं खुलती हैं पैन इंडिया, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे, बाकी हमारे वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है? तो बेसिक क्या था, कल हमारे एक मेल आया था कि द सेल्स पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड, दे हैव टू गेट कलेक्टेड द EMI। सुबह से आज मैं कलेक्शंस कर रहा हूँ, अभी मैंने 3-4 अभी व्हाट्सएप भेजे हैं कलेक्शन टीम को, दे आर वर्किंग, है ना? तो जो EMI होती है वो हमें ही लाना होता है, क्लियर हो गया? तो हम बैंक ये कहता है कि भाई साहब आप लोन ही क्यों दो, जो कि आपने EMI तोड़नी है, तो आपने क्या जज करके कस्टमर को लोन दिया जो कि किस्तें नहीं भर रहा आपकी? तो आप तो यही कहोगे ना कि भाई साहब उस समय तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब नहीं भर रहा, तो मैं क्या करूं? जवाब ये नहीं होता, बैंक ये नहीं कहता कि भैया आप किस्तें नहीं आ रही हैं तो आप क्यों नहीं, क्यों का जवाब नहीं है। दे विल आस्क जस्ट रिकवर द EMI। आप क्या करोगे? आप कहोगे यार उसके पास तो पैसे नहीं है, खाने को नहीं, EMI कहाँ से ले आएगा, है ना? एक पैनिक सिचुएशन होगी आपके सामने। अब उस दशा में कैसे EMI आएगी? आप कहोगे यार बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 ये क्या होता है? बेसिक क्या होता है, आपको मैं सारी चीज़ें मॉडगेज सिखा के जाऊँगा ताकि आपके फ़ोन नहीं आएंगे मेरे पास दोबारा, क्योंकि जितना टाइम आज दे दूंगा ना, उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं करोगे, सर इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ, सारा अपने आप कर लोगे। तो EMI का जो बकेट बेसिकली क्या होता है कलेक्शंस में, अगर हमारा EMI 30 डेज तक नहीं आया, दिस इज कॉल्ड अंडर बकेट 1, 60 डेज नहीं आया बकेट 2, 90 डेज हो गया दैट इज नोन एज बकेट 3, और 90 डेज एंड एबव हो गया दैट अकाउंट विल कॉल एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना? जब NPA हो गया फिर बैंक पहला लेटर भेजेगा, लीगल बैंक का जो इम्पैनल वेंडर होता है, लीगल कलेक्शन टीम का एक लेटर भेजेगा, दूसरा भेजेगा, तीसरा समन भेजेगा, चौथे में क्या करेगा, एक नोटिस बोर्ड चिपकाएगा, ठीक है? और पांचवें में क्या करेगा, पेपर में गजेट, छठे बार क्या करेगा, प्रॉपर्टी सील, ठीक है? खत्म कहानी। सेटलमेंट कैसे? सेटलमेंट कुछ नहीं करना। अब सेटलमेंट का प्रोसीजर क्या है, अब प्रॉपर्टी हमने पोजेशन में निकाल दिया अखबार में, खरीदार 100 आ जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, हमारा लोन भरना 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तो हमने उठा के बैंक को दिया, 70 लाख रुपए आया ना, 70 लाख रुपए उठा के पटकेंगे उसके जो कस्टमर है हमारा जिसने लोन डिफॉल्ट किया है, 70 लाख रुपए पकड़ भाई भाग जाए, ऐसे कहीं और देख ले, यही होगा ना? तो बेसिक क्या होता है, द सेंटिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरीबडी विद दैट होम। सो वीमेंस जो हम होती हैं डील में इसीलिए मांगा जाता है कि सो दैट इन केस ऑफ डेलिक्वेंसी दे विल हेल्प समवेयर टू ऑक्यूपाई द EMIs ऑफ द बैंक, दिस इज द वेरी रीजन। एंड एज पर इंडियन मॉर्गेज इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या होता है कि कहीं भी अगर आप जाओगे बैंक के अंदर, कभी आप लोगों ने मतलब आई होप के सारे ग्रेजुएट होंगे समवेयर, तो जनरली बैंकों में आप जाओगे, सरकारी बैंकों में तो एक लिखा होता है, आजकल तो स्लोगन्स हटा दिए गए हैं, बट लिखा होता था कि बैंक जो ऋण देता है, ऋण देना बैंक का कस्टमर जैसे हम बात करें, दोनों प्रोस्पेक्ट में आपको बताता हूँ, ताकि आप कभी किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, अगर आपका ब्रांच मैनेजर या जो चीफ मैनेजर है AGM में ढंग से मुंह सीधे बात नहीं करेगा तो आप उसको बता सकते हो कि ऐसे बात करनी है जी। क्या होता है वहाँ पे एक स्लोगन लिखा होता है
कि कस्टमर का यह अधिकार नहीं है कि बैंक से लोन ले ले वो, दिस इज द नॉट राइट्स। लिखा क्या होता है, ये बैंक के बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस लाइन का जरा दूर तक सोचोगे तो क्या आपके दिमाग में समझ में आएगा, यार ये बुद्धि विवेक का क्यों लिखता है यार, ये बैंक को लोन करने के लिए बैठे लोन देना चाहिए, आप तो यही सोचोगे ना। बट एक्चुअल पैरामीट्रिक थिंग्स आर दैट कि ये बैंक्स के जो राइट्स हैं ना, आपको ये पता है, मैं क्वेश्चन शायद पीछे भी पूछा था, कई लोगों ने बताया, किसी ने बताया भी नहीं। बैंक बेसिकली जो बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, राज्य मतलब में स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, या क्या होते हैं, ये किस गवर्नमेंट के तहत में एवाइडेशन है इनकी? सर मैं लेट्स अ कॉमन क्वेश्चन अमंग्स यू पीपल सो दैट विल हैव अ क्लैरिफिकेशन ओवर देयर कि जो बैंक्स होते हैं बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, व्हाटएवर, है ना। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक्स, वो किस कैटेगरी में आते हैं? कैटेगरी मतलब जैसे मैं बात करूं कि सपोज मेरे फादर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी मदर स्टेट गवर्नमेंट में है। अब नेशनलाइज बैंक तो चलो सरकारी बैंक, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के बीच कि ये जो बैंक्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, किस में आते हैं वैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, समवेयर इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट विल बी आल्सो कॉल्ड इन एसएससी एंड एचएससी। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है ईमानदारी से बोलो यार, कोई शर्म नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा होगा। नहीं पता, चलो गुड है। देखो क्या होता है, बैंकिंग जो है, बैंकिंग क्या होता है, एक ऑगस्ट मेडम लॉ है, एक लॉ है ना। बैंकिंग बेसिकली क्या है, पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो एक एक्ट के तहत में चलता है। देयर इज अ सर्टेन गवर्नमेंट्स एक्ट इन ईयर रजिस्टर्ड इन ईयर 1952, ठीक है। 1952 का एक एक्ट है जिसके तहत में अगर आप बैंकिंग कोई पीओ की तैयारी कर रहा हो या कुछ है तो उनको पता होगा कि ये क्या होता है, बट नहीं पता है तो सीख लो यार, अच्छी चीज़ है। एक ना बैंकिंग एक्ट है जिसके तहत में सारे बैंक काम करते हैं। न तो बैंक स्टेट गवर्नमेंट में फाल करता है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फाल करता है, न हमारा लोकल टेरिटोरियल फाल्स है। क्लियर हो गया? यूनियन टेरिटरी में भी नहीं होती है सर। ये यूनियन बनी होती है बैंकों की अपनी। सर यूनियन दैट इज द वेरी टाइप ऑफ नेतागिरी, है ना। दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बेसिकली सर AIBA या अलग अलग बैंकों के अलग अलग यूनियन अथॉरिटीज होती हैं, तो वो बेसिकली दे आर हैविंग इंटरनल एसोसिएशंस, है ना, नॉट विद द गवर्नमेंट ड्रिवन। हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। योर गुड नेम प्लीज। हाँ जी नवीन जी, नवीन जी मैं आपको ना, मेरे को आधे पौने घंटे बाद कॉल करेंगे प्लीज़। एक्चुअली ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो आई विल कनेक्ट 1.5 आवर्स प्लीज़। या अमित को कॉल बैक कर लीजिए, अमित से डिस्कस कर लीजिए आप, अगर कुछ डिस्कशन है तो। ओके। तो देखिए बैंकिंग एक लॉ है, एक एक्ट है जिसके तहत में सारे बैंक काम करते हैं। क्लियर हो गया? जो बैंक्स है वो RBI गवर्न करता है, और जितने भी कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या NBFCs कंपनी, दे आर गवर्न बाय NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्लियर हो गया? कल को कोई कस्टमर कंप्लेंट डालता है या कुछ आगे बात बढ़ती है, समवेयर कुछ एस्केलेशन आता है, तो यू हैव टू नो कि भाई वो कहाँ तक जा सकता है। कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होगी, मस्जिद तक होगी। तो मस्जिद कहाँ उसका है, बैंक वाला RBI में भागेगा और NHB वाला कहाँ भागेगा, किसके पास भागेगा? HFC वाला किसके पास भागेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास। क्लियर हो गया? और इन दोनों का जो ड्राइवर है
इन दोनों का जो हायर अथॉरिटी कहाँ पे है? FM, फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्लियर हो गया ना? कल को आपको A to Z पता होना चाहिए, एस्केलेशंस भी पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। कहते हैं ना, जब सारे हथियार होंगे तभी आप शिकार कर सकते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं ढेर हो जाओगे। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को सेल कर दिया और उसके बाद में हमारा कोई नहीं है माई बाप, ऐसा नहीं होता है। हमारा पॉइंट है एक कस्टमर को मैंने बनाया ना, उससे 10 कस्टमर पैदा करेंगे, 10 रेफरल लेके आएंगे। ये होती है सेल्स। सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस पता है? बोलो यार, जल्दी बोलो, नहीं पता तो मैं कवर करूंगा, तभी ये सारी चीजें पढ़ पाओगे आप। करते जाओ सर। क्या होता है सेल्स मार्केटिंग के अंदर? कोई MBA कर चुका है या कर रहा है? मार्केटिंग में ये बताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट ये है और हम इसके ये फायदे हैं, ठीक है। सेल्स में हमें ये करना होता है, सेल्स में उस चीज प्रोडक्ट को बेचना होता है, किस तरीके से वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, गुड है, मैडम ने काफ़ी अच्छा बताया। देखिए, इसमें दो चीज़ है। मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली आफ्टर सेल्स ओरिएंटेशन होता है। हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, उससे जो फीचर है उसको भी बताना है और उसको सर्विसेज भी आगे देना है। एक कस्टमर को मैंने ये पेन बेचा, उसके बाद में मैंने इसको इसके 10 खूबियाँ बताई, भाई साहब इसमें ऐसे करेंगे ना तो इसका साथ में निब भी बेचा मैंने। इस प्रोडक्ट के मैंने 10 खूबियाँ बताई और इसके साथ में ये भी बताया, भाई साहब इसको ये ले लोगे तो इससे ये फायदा है। उसने वो भी प्रोडक्ट को चेपा मैंने, वो भी बिक गया हमारा। यानी एक साथ मैंने एक प्रोडक्ट के साथ में 10 बेच दिया। दैट इज द एक्चुअल सेल्समैन। दूसरा क्या है? मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट को बताया, अपने कॉन्सेप्ट को रखा। बेसिक एक सिंपल सा डेफिनेशन है मार्केटिंग सेल्स का कि बेसिकली जो सेल्स होता है वो होता है वर्क ऑन स्कीमिंग पॉलिसीज। स्कीमिंग पॉलिसी क्या होती है? हमने 100 रुपया दिया, 100 रुपये का माल लिया, उसको बेचा, तेरे को दर्द हो रहा है, मशीन काम कर रही है नहीं कर रही, मेरे से मतलब नहीं भाई, मेरा काम था बेचना, मैं गया, जयराम जी की। दैट इज अ टोटली सेल्स ओरिएंटेशन, ठीक है। वी आर नॉट फोकस अबाउट द सर्विस इन ऑल, ठीक है। उसके लिए बोलो भैया कंपनी बैठी है, बैंक बैठा है, उससे जाके बात करो, मेरा काम है बेचना, मैंने बेच दिया, बाकी की चीज़ें उसकी जिम्मेदारी है। मार्केटिंग क्या होती है? सेल्स ओरिएंटेशन है प्लस हमारा आफ्टर सेल सर्विस है, दैट इज नोन एज अ बेसिक मार्केटिंग। हमने सेल्स तो किया, सेल्स सर्विस भी दिया, उसके बाद क्या हुआ? उससे 10 लीड भी लेके आए। ये हमारी एक्चुअल मार्केटिंग है। एक बंदे को मैंने एक प्रोडक्ट चेपा, उसके बाद जयराम जी की मुझे नहीं पता कौन है। क्लियर हो गया? एक आम भाषा में समझ गए सेल्स मार्केटिंग क्या है। इसके बाद में हम आ जाते हैं मोटा मोटा, इसमें अगले 10 मिनट में सारा क्लोज। मेरे को ये वहां तक जाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि वो नहीं बताता तो शायद ये समझ नहीं पाते आप। अब देखो सर क्या होता है, ये होम लोन का केस समझ गया। सैलरी में हमने उठाया, इनकम उठाया, 18,000 की सैलरी उठाई। अब कितने बंदे लोन में हो सकते हैं, है ना? एक एप्लीकेंट हो गया, एक को एप्लीकेंट हो गया। उसके साथ जितने भी हमने इनकम को लेना है, किन किन बंदों को लोन में लेना इंपॉर्टेंट है। एक बंदा हो गया जिसकी इनकम है, उसको लेना जरूरी है। एक बंदा हो गया जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके नाम से ओनरशिप है, जिसके नाम से हमने मकान को खरीदना है या बनाना है, उसको लेना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? और अगर बंदे की एज ज़्यादा है तो हम उसके बच्चों को लोन में लेंगे। क्लियर हो गया? जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोन्स के वो क्लियर हो गया हमारे को। इनकम हमने क्लियर कर लिया, फोयर हमने क्लियर कर लिया कि हम 60% लेंगे। अब इसके अलावा आप सपोज एलिजिबिलिटी हमने निकाला कि बंदे को 65 लाख रुपए दे सकते हैं जी, है ना? 20 साल का टेनर बनाया, 20 साल के टेनर में हमने क्या किया, उसको मैक्सिमम लोन जो पॉसिबल हुआ, फोयर हमने लगाया 65% का, तो मोटा मोटा हमने 65 लाख का लोन बना दिया जी, 65 लाख ले सकते हो आप एज पर फाइनेंशियल, है ना? अब उसकी LTV देखी जाएगी। भाई किताबों के हिसाब से तो 65 लाख बनता है, बट जो मार्केट वैल्यू तो 70 लाख की है। 70 लाख का हमने अगर कहते हैं कि मार्केट वैल्यू पकड़ी तो 80% लगाया 70 लाख का, तो मोटा मोटा हमारा हो गया 56 लाख रुपए लोन बनता है। यानी किताबों में बना 62, LTV में बना 56। अब तीसरा हो गया COP, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जितने की रजिस्ट्री कराएगा। कहता है रजिस्ट्री कराऊंगा 40 लाख का, तो हमने क्या किया 36 लाख, है ना? 36 लाख दे दिया उसको वहां पे। अब 36 लाख रुपए वो प्लस इसके अलावा अब जो लोन कितना बन रहा था उसका 62, LTV के हिसाब से कितना बनता हमारा, मोटा मोटा हमारी 80 कितने की प्रॉपर्टी मैंने बताया 60 लाख का मान लो, 60 लाख का है तो LTV के हिसाब से हमारा मैक्सिमम कितना लोन बन रहा था 48। यानी
36 दिया तो बाकी रिमेनिंग पैसा उसको हमने 200% एफएनएफ में भी उठा के दे दिया। क्लियर हो गया? यानी एलटीवी हमारी जो होगी उसके हिसाब से हम उसको मैक्सिमम फंड दे सकते हैं। दूसरा क्या है, पी प्लस सी के बीच में प्लॉट परचेज में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है 3 कैटेगरी फॉल करती है। एक होता है कि जितना हमारा लोन सैंक्शन है, अब सपोज किताबों के हिसाब से मैंने बताया 60 लाख सैंक्शन है, सैंक्शन अमाउंट का 70%, सैंक्शन अमाउंट का पी प्लस सी में इसके 70% सैंक्शन अमाउंट का। क्लियर हो गया? मार्केट वैल्यू का हमारा मैक्सिमम 80% और सीओपी का हमने उठाया 90%, है ना। अब इन तीनों में से जो लोअर होगा तो लोअर हमारा यही होगा सैंक्शन अमाउंट, है ना। अब 70 और 30 का रेशियो चलता है पी प्लस सी में। प्लॉट परचेज कंस्ट्रक्शन में कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को रजिस्ट्री करानी है 30 लाख रुपए की और उसका लोन है सैंक्शन है 40 लाख रुपए सपोज, है ना। तो आप क्या करोगे, 40 का 70% किया आपने, 28 लाख रुपए निकल के आया। यानी 28 लाख रुपए अभी उसको दे सकते हो रजिस्ट्री कराने के लिए। रजिस्ट्री में ये पता होता है हमारे को कि जो चेक बनेगा किसके नाम बनेगा, पता है सबको किसके नाम बनना चाहिए। अगर किसी बंदे को रजिस्ट्री करानी है तो वो चेक किसके नाम बनेगा, सेलर के नाम। एब्सोल्युटली राइट। देखो क्या है, जो सेलर है, अब बेचने वाला बंदा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर है? जो बेचने वाला बंदा होगा उसके नाम से ही चेक बनेगा, उसके लिए सेलर केवाईसी चाहिए होता है। सेलर केवाईसी समझते हो आप लोग? आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक, सेलर केवाईसी। यानी जो बेचने वाला बंदा है उसके ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, तभी हम उसके नाम चेक बना के देंगे और लॉयर जाके तहसील में रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कराएगा। क्लियर हो गया? 4 चेक बनेंगे जी। अगर सपोज 10 लाख का लोन है तो 2.5 लाख रुपए 4 लोगों के नाम बनेंगे। सॉरी, विदाउट केवाईसी डीडी तो बना सकते हैं सर। विदाउट केवाईसी कैसे बनाओगे? डीडी सर, डीडी तो बना दोगे बट कैसे? नाम से बन जाता है सपोज मेरा नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र इस दुनिया में कितने हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं सर, लेकिन जिसको हम लोग मिल जाएंगे सर। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे कस्टमर ने तो अपना डॉक्यूमेंट दिया लोन लेने के लिए, ही इज अप्लीकेंट विद अस, और एग्जीक्यूटर सेल जो सेल डीड कराने वाला बंदा तो कोई और है ना। जो सेल डीड कराने वाला कोई और बंदा है तो उसकी तो सेलर केवाईसी लोगे ना। जो बेचने वाला बंदा है उस बंदे का हम पैन कार्ड लेंगे, उसका नाम मैच कर लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, उसका एड्रेस मैच कर लेंगे और उसकी बैंकिंग लेंगे। उससे पता लग जाएगा कि बैंक एक्चुअली में वर्किंग में है भी या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं सेलर ही फ्रॉड है। ऐसा भी होता है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये भी होता है। बेचने वाला बंदा ही फ्रॉड अगर है तो कल को गलत चेक बन के चला जाएगा तो कस्टमर के सिरे तो लोन चढ़ गया, वो तो बेचारा EMI भर के मरेगा, प्रॉपर्टी उसके नाम हुई नहीं, वो कोर्ट केस करेगा, तहसील के चक्कर काटेगा। तो इतनी बड़ी एक छोटी सी हमारी अगर सावधानी से किसी बंदे का अगर सही सैलरीड एग्जीक्यूशन होता है तो व्हाई नॉट विल डू दिस, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सेलर केवाईसी लिया, सेलर केवाईसी में उसका नाम मैच कर लिया, उसका एड्रेस मैच कर लिया, उसका बैंकिंग से उसकी अकाउंट डिटेल मैच कर ली। आप करंट स्टेटमेंट मांगोगे, उससे फायदा क्या होगा आपको? उससे ये पता लग जाएगा कि क्या ये अकाउंट कितने समय से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अकाउंट ही डॉर्मेंट है। सपोज आपने चेक बनवा दिया, फिर वो चक्कर काटे बैंक का, ये तो क्लियर ही नहीं होता जी, चेक तो बाउंस हो गया जी, वो पागल होके घूमेगा, मैंने तो रजिस्ट्री भी कर दी, मेरे को पैसे भी नहीं मिले, अब मैं क्या करूं, है ना। तो इट्स योर प्राइम ड्यूटी टू चेक सेलर केवाईसी एंड बैंकिंग एज वेल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग्स इन अ सेल डीड एग्जीक्यूशन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कल को अकाउंटेंट फ्रोजन है, फिर क्या करोगे आप बताओ मुझे? आप चक्कर काटोगे ना ब्रांच के, बैंक वाला कहेगा 4 साल तो साला तू पता नहीं कहाँ आ रहा, अकाउंट तो तूने बंद करा रखा है, मैं क्या कैसे चालू कर दूं, तेरा तो अकाउंट ही ब्लॉक है। अब बताओ क्या करोगे आप? बताओ सर, रास्ता है कोई आपके पास? नहीं है ना, कोई रास्ता, फंस गए ना सारे के सारे। अब उसमें रजिस्ट्री में आपको पता होता है कि अगर रजिस्ट्री में बैंक का चेक नंबर लिख दिया गया, वो रजिस्ट्री कल को
पूरी की पूरी नकली मानी जाएगी, फॉरफिट होती है वो। क्योंकि जो पेमेंट है उसमें लिखा जाता है, एक लाइन लिखा जाता है, मैंने अपने होशो आवास में ये रजिस्ट्री शुदा नंबर जो डीड नंबर है, ये हमने तहसील में तहसीलदार के सामने ये बयान किया कि भाई हमारे को पैसे मिल गए हैं, ये चेक के द्वारा मिल गए हैं, ये कैश मिल गए हैं। अब आप उसको मुकर नहीं सकते हो। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथराइज, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ चुका है, फॉरफिट मानी जाएगी, जिसको बोलते हैं फ्रॉड, स्टैम्प ड्यूटी की चोरी या क्राइम, दिस इज द नोन एज अ क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम। उसके तहत में कंज्यूमर अगर जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कल को आपको कोर्ट के केस के अंदर जेल में भी डलवा सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फॉरफिट ना होने देना केस को। बहुत रिस्की होता है, बहुत हाईली रिस्की होते हैं ये सब चीज़ें। आप लोग अभी ABCD शायद स्टार्ट करोगे, बट मैं आपको दूर तक की चीज़ें बता दे रहा हूँ। हो सकता है फिर दोबारा मैं आपको ये चीज़ें रिकॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन हाँ, जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स है विल वेरी सेफ एंड वेरी वेरी ट्रू, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी बैंक की बैंकिंग को टेम्पर्ड मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बैंक की सैम्पलिंग, बैंक की टेम्परिंग सब पकड़ी जाती है। वो पहले तो मेरे इस जिम में आती है, मैं इतना स्क्रूटनाइज करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे से पास नहीं होने देता हूँ मैं, कोई भी गलत चीज़ मेरे से पास नहीं होने दूंगा मैं। उसके बाद 3 चेक्स होते हैं आगे, अगर वहाँ से पास हो गया तो किस्मत तुम्हारी, अदरवाइज ख़त्म। ठीक है, बैंकिंग टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए किसी बंदे की, KYC टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों, देखो इम्पॉर्टेंट है। सपोज आपने क्या किया यार, किसी की सैलरी आ रही थी, कोई डिजिट छूट गया, आपने पेन से बना दिया या कुछ अपनी कलाकारी कर दी आपने, आपको तो पता नहीं था, आपने तो सोचा यूं ही है निकल जाएगा कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू में फेर कर दिया। पर आपको पता है कि बैंक के अंदर में 12 डिपार्टमेंट होते हैं, 12 डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग ऑन अ सिंगल फाइल। 12 डिपार्टमेंट उस फाइल को चेक करता है। कैसे, कौन कौन से डिपार्टमेंट बैंक में काम करते हैं? एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, जो मैं देखता हूँ, है ना। उसके बाद में क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास में कई अलग अलग विंग्स होते हैं, उनके पास में क्रेडिट CPO होता है। उसके बाद उनके पास में अगला स्टेप होता है FCU, फ्रॉड क्राइम यूनिट जो होता है, FCU टीम होती है।